अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज जो है आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो उस वक्त मेरे जो वर्ड्स हैं, ठीक है, वो आपको बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। और बिखरे हुए की रीजन क्या है कि आज मैं बच्चा बना हुआ हूं। बच्चा किस तरीके से भाई, क्योंकि यार मैं भी बड़ा हो गया हूँ लेकिन दिल तो बच्चा की ना अभी तक, ठीक है। तो आज मैं टॉफी खा रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाते हुए, ठीक है। मैं इस चीज को मैं एडमिट करता हूँ। थोड़ा सा आप लोगों को सुनने में जो है वो इधर उधर हो सकती है बात, ठीक है, लेकिन ये है कि पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो है अच्छे से कम्युनिकेट कर सकूं, क्योंकि कुछ कॉफी वाला एलिमेंट आप लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। अच्छा, अभी स्टार्ट करते हैं। हमने ये डिसाइड कल किया था कि मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व फॉर्म में एफएलपी अपलोड कर दी है, ठीक है। उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि कल आप आज आप लोगों का दिन भी है। आज आप लोगों का दिन है जिसमें मैं मैसेंजर पे मैं आप लोगों को टाइम दूंगा, तो आप लोग मुझे मैसेंजर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके तमाम मैसेजेस का आज आप लोगों को आंसर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आज हमने क्या करना था, हमने कल ये प्रॉमिस किया था कि हम आज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे, नीचे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हाँ, जब हमें टाइम मिलेगा तो उसके बाद जो प्रॉब्लम्स होंगी वो हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि डाउनलोड जरूर कर लिया होगा। सर क्या आर्मेड कैंडी खा रहे हैं? क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कौन सी खा रहा हूँ, कौन सी खा रहा हूँ भाई, तो पता है, बता देते हैं आपको, भी बता देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ये है ना, नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं करनी। चटपटा स्वाद कोई काफी हमारे पास कॉफी है जो मुझे दी गई थी, मैंने खा ली है, क्योंकि मैं भी बच्चा होना भी, बड़ा नहीं हुआ हूँ, बहुत छोटा ही हूँ। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर जल्दी से अपना। पहले हम फ्यूल सेल की बात करेंगे और उसके बाद हमारा एक टॉपिक रहता है जो कि है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। वो करने के बाद फिर जो है मैं आप लोगों के पास आऊंगा कि आप लोगों से कहूंगा टाइम हमारे पास है, तो उस वक्त जो है आप क्या करेंगे, उस वक्त आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करेंगे और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो शाम के वक्त मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन होगा और उस वक्त मैं आप लोगों के क्वेश्चंस दूंगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो रिलेटेड टू एफएलपी जो भी हमने रिसेंटली किया, और एक और चीज मैं आपको बताया है कि लास्ट जो हमारा एक 30 एमसीक्यूज का सिर्फ केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, उसमें भी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे कहे थे कि आप मेरी जो पोस्ट है उस पर कमेंट कर दें। मैं उस कमेंट के आंसर में आप लोगों को उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो वो अभी तक नहीं दिए मैंने, इंशाल्लाह आज मैं वो भी जो है आप लोगों को आंसर दे दूंगा। और आज की जो एफएलपी है उससे रिलेटेड भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूंगा। भाई क्या कहते हैं आप लोग, हमें कर लेना चाहिए भाई? फिर हमें फिर जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है वो कंप्लीट करनी चाहिए, या हम टूवर्ड्स वापस जाएं उधर भी एफएलपी पे, क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे भी कंसर्न आ रहे हैं, अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि एफएलपी डिस्कस होनी चाहिए। बताएं जल्दी से बताने, आप लोगों ने डिस्कशन करनी है, डिस्कशन करा दो, करें, करवा दिया करें। और बताएं भी एफएलपी डिस्कस करनी है या हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर लें आज, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट रह चुके हैं। एक हमारे पास फ्यूल सेल है और एक हमारे पास जो है लास्ट वन जो कि हमारे पास है वो है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना, ठीक है। सिर्फ ये चीजें हमने करनी है। मैसेंजर जो है उस पर मैं लाइव किस वक्त होऊंगा, इन आप लोगों के लिए ऑनलाइन किस वक्त होऊंगा, तो रात को होऊंगा अराउंड 8:30 से ऑनवर्ड या 9 से ऑनवर्ड, जैसे भी फ्री हुआ। फिर एमडी के टेस्ट की नोटिफिकेशन आया है क्या? नहीं, अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया। डिसाइड कर लिया आप लोगों ने? जल्दी बताना है आप लोगों ने। अच्छा, फिर आप लोग ऐसे कर लेते हैं, हम रिमेनिंग जो 16 मिनट्स बाकी हैं इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। जो 30 मिनट्स होंगे उसमें मैं आप लोगों के सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो है वो दूंगा, ठीक है। और उन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो पहले हम ये करते हैं कि अपना जो टॉपिक है उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम वापस आएंगे तो फिर हम क्वेश्चंस को ले लेंगे। सर लास्ट वाला टेस्ट में से कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है, बिल्कुल ठीक है, वो कंफ्यूजिंग हमने उससे जो कंफ्यूजन है वो खत्म करनी है, ठीक है। तो चलिए जनाब, हम थोड़ा सा फ्यूल सेल को पढ़ लेते हैं और उसके बाद वापस आएंगे एफएलपी पे और एफएलपी को डिस्कस करेंगे। तो इस वक्त हम एफएलपी को सॉरी मैंने फ्यूल सेल को डिस्कस करने लगे।
देखो अगर हम फ्यूल सेल की बात करते हैं ना, अगर हम जो है क्या करते हैं भाई फ्यूल सेल की बात करते हैं, तो फ्यूल सेल हमारे पास वो टाइप ऑफ सेल है, ठीक है। फ्यूल सेल हमारे पास क्या है भाई, ये वो टाइप ऑफ सेल है, ठीक है, जो कि हम कहते हैं रिचार्जेबल है। जो हमारे पास क्या है भाई, रिचार्जेबल है, इसको हम रिचार्जेबल कहते हैं। रिचार्जेबल का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है कि वो टाइप ऑफ सेल जिसको हम क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हैं। एक दफा हमारी डिस्चार्जिंग हुई, यानी हमने उस सेल से क्या किया भाई, हमने इलेक्ट्रिसिटी को यानी एनर्जी को हासिल किया, और जब हमने इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी हासिल की तो उसमें डिस्चार्जिंग हो जाती है। जब डिस्चार्जिंग हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद हम इसको वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है, और रिचार्ज करने के बाद इसको दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इट इज अ रिचार्जेबल सेल। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है भी, एक रिचार्जेबल सेल है, जिसको हम बिल्कुल ठीक आपने सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। तो इट्स आल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी सेल। देखा, मुझसे ये भी गिर गया। रिचार्जेबल भी कहते हैं इसको, इसी को ही हम कहते हैं कि हमारे पास सेकेंडरी सेल भी कहलाता है। ठीक है भी, इसको हम सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, हमारे पास ये किस कैटेगरी का सेल होगा, ये वो टाइप ऑफ सेल है जिसमें कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यानी हम समझ कह सकते हैं कि इसमें जो गैल्वानिक सेल है, ठीक है, उसका प्रोसीजर अप्लाई होता है, और हम कहते हैं कि हमारे पास क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करेगा। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं किस चीज की, अगर हम बात करते हैं इस क्या कहते हैं भाई, हमारे पास जो ये फ्यूल सेल है, अगर हम इसकी बात करते हैं, हम ये बात जानते हैं कि भाई जाहिर सी बात है, अगर हमें किसी सेल की बात करना हो तो सेल जो है, ठीक है, वो कंसिस्ट करता है टू टू इलेक्ट्रोड्स, ये दो इलेक्ट्रोड्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसका इसकी एग्जांपल बैटरी सेल हो सकती है। नहीं देखो, मैंने आपको बैटरी के बारे में बताया था। बैटरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बना लेते हो ना, यानी कि सेल को आपस में इकट्ठा कर लेते हो, जोड़ लेते हो, तो उससे बैटरी बनती है। ठीक है, अच्छा भाई, तो अगर हम बात करते हैं किसी चीज की इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, तो बेसिकली तौर पे हमारे पास होता क्या है, इस तरह के सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, वो पोरस कार्बन, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, हमारे पास पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे ये हमारे पास है। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है भाई, ये इलेक्ट्रोड्स हैं जिनको हम कनेक्ट करते हैं थ्रू अ वोल्ट मीटर। क्यों हम क्यों कर रहे हैं वोल्ट मीटर से कनेक्ट, इसलिए कि हम कहते हैं ये वो टाइप ऑफ सेल है जिसमें केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। अब देखो, हम कहते हैं भी हमारे पास यहाँ पर एनोड और कैथोड होगा, और आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं गैल्वानिक सेल की, तो इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल जो एनोड होता है, उस पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये हमारे पास है कैथोड, और इन केस ऑफ गैल्वानिक सेल हम कहते हैं कि कैथोड पे हमारे पास चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और ये दोनों इलेक्ट्रोड किस चीज से मिलकर बने हुए, कार्बन, पोरस कार्बन से मिलकर बने हुए। इनको पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स का नाम हम देते हैं। ठीक हो गया, यहां तक तो क्लियर हो चुका है ना आप लोगों को। अब देखो, आप ये बात जानते हो कि दो इलेक्ट्रोड्स को आपस में मिलाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि कनेक्टिविटी जाहिर सी बात चाहिए होती है, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर होता है, तो इनके दरमियान हमने किया क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल हम करते हैं, जो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है भाई, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम किस चीज के लिए भी, दो इलेक्ट्रोड के दरमियान कनेक्टिविटी को डेवलप करने के लिए, एक ऐसा मीडियम प्रोवाइड करने के लिए जिसके थ्रू हमारे पास करंट फ्लो कर सके। क्योंकि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, इट इज अ बेस, और जब एक्वस सॉल्यूशन इसका होता है, तो एक्वस फॉर्म के अंदर
ये किस फॉर्म में रहता है भाई, K प्लस फॉर्म के अंदर और OH नेगेटिव फॉर्म के अंदर। क्योंकि ये आयनिक स्पीशीज हैं और आयनिक स्पीशीज जो है दे आर फ्री टू मूव, तो इनकी मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो करता है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू दी अदर डायरेक्शन, ठीक है। इसके अलावा इसको हम फ्यूल सेल क्यों कहते हैं, उसकी भी कुछ रीजन है, और वो रीजन हमारे पास क्या हो सकती है भाई, वो हमें देखनी है, ठीक है। देखो इस फ्यूल सेल की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि गैस जो है वो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रोड्स पे, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स पे क्या करते हैं कि गैस को सप्लाई करते हैं, और गैस की सप्लाई करने से क्या होता है कि वाटर और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। सर पोरस कार्बन वाला पॉइंट दोबारा बता दें। देखो ऐसे बताऊं आपको कि जो इलेक्ट्रोड्स हम इस्तेमाल करते हैं इनसाइड द फ्यूल सेल वो पोरस कार्बन के होते हैं। पोरस कार्बन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे आप लोग घरों में स्पंज का इस्तेमाल नहीं करते या फोम का इस्तेमाल करते हैं, तो फोम या जो स्पंज है उसमें छोटे छोटे से सुराख होते हैं, ठीक है, होल्स होते हैं, तो पोरस इसलिए हम इसको कहते हैं। और पोरस ही लेने की रीजन क्या होती है कि हमारे पास इनसाइड द पोर्स ये जो इलेक्ट्रोलाइट है और जो पीछे से आने वाली गैस है वो अकोमोडेट कर सके। यानी देखो फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है इसकी सरफेस इस तरह की होती है, ठीक है। अब इसमें कैविटीज हैं, स्मॉल होल्स हैं, ठीक है। इन होल्स के ऊपर हम कहते हैं कि भी हमारे पास ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये भी एब्जॉर्ब हो सकता है, और जो हम इनको गैस प्रोवाइड करेंगे वो गैस भी इसमें क्या कर सकती है, अपने आप को एब्जॉर्ब करवा सकती है और एज अ इलेक्ट्रोड के तौर पे यूटिलाइज करवाएगी अपने आप को, ठीक है। सो पोरस व्हाई वी यूज कार्बन इलेक्ट्रोड इन पोरस फॉर्म। पोरस की रीजन ये होती है कि हम ये बात कहते हैं जब भी हम कोई इलेक्ट्रोड पोरस फॉर्म में यूटिलाइज करते हैं उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैविटीज होती हैं, सुराख होते हैं, तो ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है वो इन सुराख से, इन कैविटीज से इनसाइड द इलेक्ट्रोड जो ना डेप्थ में जो है जा सकता है, उसकी कनेक्टिविटी आप कह सकते हैं कि उसका एक्सपोजर टू द इलेक्ट्रोड बढ़ जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर गैसेस सप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोड्स पे, तो ये गैसेस जो हैं वो इन पोर्स में एब्जॉर्ब हो सकती हैं या उनके इंटीरियर पार्ट पर पहुंच सकती हैं, ताकि ये इसकी जो एफिशिएंसी है सेल की वो इंक्रीज हो जाए, वो बढ़ जाए, ठीक हो गया। सब क्या यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर देखिएगा जरा, हम इस तरफ क्या करते हैं, यानी एनोड के ऊपर हम क्या करते हैं भी हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगी। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से वाटर निकलेगा। मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन समझाऊंगा कैसे ही होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पे हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब देखें जरा, जहां तक बात है किस चीज की, फ्यूल सेल की बात है, तो इसमें किस तरह के रिएक्शन होते हैं ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ठीक है। किस तरीके से हमारे पास जो है रिएक्शन, किस टाइप के रिएक्शन हमारे पास होंगे जी। भाई एमन आपने मुझसे क्वेश्चन करना है ताकि मैं आपको क्वेश्चन क्लियर कर सकूं। फ्यूल सेल की हम बात कर रहे हैं, तो फ्यूल सेल इज कॉल्ड एज रिचार्जेबल सेल, जिसको हम सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल भी कहते हैं। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम जो इसका इक्विपमेंट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आवाज अजीब है आज, अच्छा मेरी आवाज अजीब है, वो इसलिए अजीब है, मैंने आपसे कहा था कि आज जो है ना वो मैंने कॉफी खाई हुई है, तो उस वजह से अभी भी टेस्ट उसका है, तो स्टिल जो है उसका मैं टेस्ट फील कर रहा हूँ, इसलिए आपको मजा आता, मतलब ऐसा लग रहा होगा। तो जी क्या समझा रही हैं, आई कांट अंडरस्टैंड। देखो फ्यूल सेल पढ़ा रहे हैं भाई, लास्ट टॉपिक है हमारे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उस चैप्टर का। पूछे क्या पूछना है। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था फ्यूल सेल क्या है हमारे पास, रिचार्जेबल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सेकेंडरी टाइप ऑफ सेल है ये भी समझ आ गया आप लोगों को। मैं आपसे कह रहा था कि फ्यूल सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, उसमें मैं आ गया था आप लोगों के लिए। मैंने कहा था कि भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इसमें कन्वर्ट करते हैं, और इसमें किस तरीके से काम किया जाता है, दो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो एक एनोड है और एक हमारे पास क्या है कैथोड, ठीक है। एनोड और कैथोड हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं। किस मटेरियल को लेते हैं एज इलेक्ट्रोड के तौर पे, हम पोरस कार्बन को लेते हैं एज इलेक्ट्रोड के तौर पे, ठीक है। अब पोरस कार्बन का मतलब सिंपली तौर पे हमारे पास क्या होता है, पोरस कार्बन का मतलब होता है जैसे कि फोम है, ठीक है, उसमें हम कहते हैं छोटे छोटे से सुराख होते हैं ना, ठीक है, छोटे छोटे से हमारे पास क्या होते हैं, सुराख होते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो वह पोरस मटेरियल होता है। और इस पोरस मटेरियल का काम क्या है,
कि ये पोरस मटेरियल जो इलेक्ट्रोड है इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनसाइड द सेल, ठीक है, उसकी जो उसका एक्सपोजर है विद इलेक्ट्रोड वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और सेकेंडली तौर पे हम इस सेल के अंदर गैसेस का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली तौर पे जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं ये पोरस कार्बन तो है, लेकिन ये जो गैसेस हम सप्लाई करते हैं ये गैसेस जाती हैं इनसाइड द पोर्स ऑफ द कार्बन पोरस मटेरियल इलेक्ट्रोड, ठीक है। और ये गैसेस जो हैं वो एक्ट करेंगी लाइक एनोड और कैथोड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने लगा था कि इसमें रिएक्शन किस तरीके से होते हैं, ये मैं आप लोगों को बताने लगा था। मानो क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मुझे जरा समझ नहीं आई क्योंकि आपने शुरू में कुछ और लिखा हुआ है। सर फ्यूल सेल का उनकी के टेम्परेचर पर ऑपरेट होगा। मैं आपको बता दूं कि फ्यूल सेल की जहां तक बात है, फ्यूल सेल के लिए कोई ज्यादा स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर नहीं होती कि किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर ही ये काम करेगा। ऑर्डिनरी कंडीशन पे हम ये तमाम का काम जो है वो करवा रहे होते हैं। ऑल रिचार्जेबल सेल्स आर सेकेंडरी, बिल्कुल सही कहा आपने रिचा सर। हु गिव द बिकॉज इट मेक्स टुडे हार्वर्ड डे। क्यों भाई, आप लोगों का क्यों दिन बन गया? रिपीट करते, मैं ऐसे करता हूँ कि हम आज पहले इसके रिएक्शन राइट कर लूं, फिर मैं आप लोगों को दोबारा से कनेक्ट करूंगा विद द टॉपिक और फिर हम चलेंगे टुवर्ड्स द डिस्कशन, ठीक है। और रिडॉक्स सेक्शन की जो बैलेंसिंग है वो मैं आपको कल करवाऊंगा क्योंकि आप लोग जो है पहले वो डिमांड कर रहे हैं कि आप लोगों को वो करवा दिया जाए। देखो मैं आप लोगों से ये बात कह रहा था कि एक ये जो हमारे पास सेल है जिसको हम फ्यूल सेल कहते हैं, ये बेसिक तौर पे एक टाइप एक एग्जांपल है गैल्वानिक सेल की। गैल्वानिक सेल का मतलब क्या होता है, जो है हमारे पास क्या होगा जिसमें कि हम केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करेगा, खुद से करने बने, खुद से जो है ये प्रोसेस कंप्लीट आउट होगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो हम कहते ये हैं कि इस सेल की जहां तक बात है तो इस सेल में जैसे तमाम सेल्स में ऐसा होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास होते हैं। अब इलेक्ट्रोड का कोई ना कोई मटेरियल तो होता है ना, ठीक है। हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स बने हुए ये कार्बन, पोरस कार्बन के मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। और पोर्स के होने का मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है कि हम कहते हैं ये एक ऐसा मटेरियल है जिसमें के स्मॉल होल्स हैं, कैविटीज हैं, ठीक है। जिसमें आपसे कहा था फोम स्पंज आप लोग घरों में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं भाई, इसको जो है जरूरत क्यों थी भी इसको जो है अप्लाई इस मटेरियल को यूज करने की, जरूरत ये थी कि जो हम इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम क्या कर सकें भी, उसको इनडेप्थ कार्बन तक पहुंचा सकें। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से दो डिफरेंट जो है गैसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हम इन इलेक्ट्रोड के ऊपर फेंकते हैं, डालते हैं, ठीक है। और डालने की रीजन क्या है कि जो ये गैसेस हैं, ठीक है, वो एक्ट करें लाइक कैथोड और एनोड, ठीक है। अब मैं रिएक्शन जो है समझाऊंगा आप लोगों को और फिर वापस आएंगे, फिर फर्दर आगे जो है वो चलेंगे। थोड़ा सा रिएक्शन देख लेते हैं। जी, सो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि हम दो गैसेस जो है वो सप्लाई कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट आउट करने के लिए। सो उन जो है गैसेस के तहत ही ये सारा प्रोसेस कंप्लीट आउट होता है, हम जो है उन्हीं की ही बात इस वक्त जो है वो करेंगे। चलें, तो फर्स्ट हमारे पास देखो ना, अब हम ये बात कर रहे थे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने आप को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा इनटू H प्लस सॉरी K प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करेगा। तो ये हुआ कि हमारे सिस्टम के अंदर, यानी जो हमारे पास इस वक्त सिस्टम है, इसकी अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर सर हाई टेम्परेचर होगा ना, ऊपर है, समझ नहीं आ रही भी किसकी बात आप कर रही हैं सभी का, मैं उसको उसकी तरफ आऊंगा, पहले जरा हम जस्ट ये देख लें, यानी आपको मैं समझा दूं, फिर आप जो है मैं आपके जो है क्वेश्चन की तरफ आता हूं, ठीक है। अच्छा देखो, जब हम बात करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और बेस जो है ये क्या कहता है एक्वस फॉर्म के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की फॉर्म के अंदर क्या कहता है अपने आप को डिसोसिएट करता है, ये इस फॉर्म में हमारे पास एक्वस फॉर्म के अंदर रहेगा, ठीक है। अब देखो इन एक्सेस हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन मौजूद है, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल आयन क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास मौजूद है, हम जो हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहे हैं
एट एनोड, ठीक है, क्योंकि देखो ना हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम जो गैसेस सप्लाई कर रहे हैं इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी रिएक्शन के अंदर, ये रिएक्शन के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो पहला रिएक्शन हमारे पास होता है उसमें हमारे पास क्या है बेसिक तौर पे कि हम हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहे हैं, वो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी भी हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करेगी और हाइड्रोक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करने के बाद फाइनली तौर पे वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, ये क्या करेगा वाटर की फॉर्मेशन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे रिमूव होंगे। देखो हम एनोड सरफेस पे हाइड्रोजन गैस सप्लाई कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन गैस जो है ये यहाँ से जो आने वाले हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ यानी आयन है इनके साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बनाए सॉरी वाटर जो है वो बनाएगी और ये वाटर हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इस सेक्शन के थ्रू मिले थे वो इस एनोड सरफेस पर आ जाएंगे, दैट इज व्हाई इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं फ्रॉम एनोड टू कैथोड और यहाँ पर हमें वोल्टमीटर के थ्रू समहाउ कुछ रीडिंग जो है मिलती है कि इतनी आउटपुट इतने वोल्टेजेस डेवलप होना शुरू हो चुके हैं, ठीक है जी। इस तरीके से ये हमारे पास है एट एनोड, ठीक है, ये सारा प्रोसेस हम करते हैं एट एनोड, ठीक है, एनोड सरफेस पे ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता है। कैथोड की जहां तक बात है, कैथोड पे हम ऑक्सीजन गैस सप्लाई कर रहे हैं, ये ऑक्सीजन गैस कहां इस्तेमाल होगी भाई, ऑक्सीजन गैस हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, हमारे पास चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल भी होंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस भी इसके अंदर होगी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे भाई इन ऑक्सीजन के साथ और साथ में हमारे पास इलेक्ट्रॉन चूंकि कैथोड सॉरी एनोड सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए थे वो इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट के थ्रू जाएंगे कैथोड सरफेस पे, तो जाने के बाद क्या करेंगे भाई इनके साथ रिएक्ट करेंगे और इनको कन्वर्ट करेंगे इनको दोबारा से हाइड्रोक्सिल आयंस की फॉर्म के अंदर, ठीक है। ये हम सब कह सकते हैं कि इस प्रोसेस की वजह से हमारी जो बेस है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो कंज्यूम नहीं होगा, जितनी हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ कंज्यूम होके वाटर की फॉर्मेशन क्या की थी इन्होंने, ठीक है, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से ऑक्सीजन के साथ और इलेक्ट्रॉन के साथ रिकंबाइन होते हुए हाइड्रोक्सिल आयन दोबारा से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एट कैथोड रिएक्शन है, ठीक है। और फ्यूल सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, फ्यूल सेल की इंपॉर्टेंस का मतलब सिंपली फ्यूल सेल की इंपॉर्टेंस ये है कि एक तो ये कि हम इसके थ्रू क्या करते हैं, इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इसके साथ साथ इस रिएक्शन के थ्रू इन रिएक्शन के थ्रू हमारे पास वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट या फिर ऑक्सीजन जो है वो गैस एज अ बाय प्रोडक्ट बनती है जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पस के लिए और ब्रीथिंग पर्पस के इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इस जो है टॉपिक को देखेंगे तो इसमें मेंशन किया हुआ है कि फ्यूल सेल का ज्यादातर इस्तेमाल जो है हम क्या करते हैं वो जो स्पेस स्टेशन होते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। अब आपने बताना है कि समझ आया आप लोगों को या नहीं आया, अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दें ताकि मैं वापस से रिवाइज करके आप लोगों को ले जा सकूं टुवर्ड्स द डिस्कशन एफएलपी डिस्कशन। बताएं जल्दी से सर। ओवरऑल डायरेक्शन राइट कर दें, बिल्कुल राइट कर लेते हैं सर। इंटरेक्शंस, ठीक है, किस चीज की इंटरेक्शन चाहते हैं भी आप, देखो आज मेरे पास ना वो चीज नहीं है सर, इंटरेक्शंस की बैलेंसिंग समझा दें किसी भी, अच्छा रिएक्शंस की बैलेंसिंग जो है वो समझा दें, अभी वो हमने पढ़ना है कामिल, अभी वो हमने डिस्कस करना है, वो भी हमने रिडॉक्स सेक्शन की बैलेंसिंग करनी है सर। ये कैथोड वाला रिएक्शन दोबारा बता दें, मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को, और रिएक्शन भी राइट कर लेता हूं ओवरऑल, ठीक है भाई सर। जस्ट फ्यूल सेल के इलेक्ट्रोड पोरस कार्बन के बनते हैं, बिल्कुल भाई इसी की स्पेशलाइज्ड है ये, ठीक है, इसमें ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं भी, ठीक हो गया। अच्छा मैं फिर से इसको एक दफा रिपीट करूंगा सर, ऑक्सीजन किस तरह से बाय प्रोडक्ट बनती है। देखो हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, इन एक्सेस जो रह जाती है वो हमारे पास वापस रिएक्शन के हो जाने के बावजूद भी जो एक्सेस रह जाएगी वो हमारे पास वापस आ जाएगी। 50 सवाल किए एक का भी आंसर नहीं मिला भाई। 50 सवाल तब किए जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था, जब आप लोगों को कहा जाता है कि भाई क्वेश्चन करो तब आपको क्वेश्चन करना चाहिए क्योंकि हम एक सिविलाइज्ड कौम है, ठीक है। जल्दी से आपने क्वेश्चन करना है, रिपीट करते हैं, मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि इस पे ही फिर जो है वो तो शरीका के भी क्वेश्चन और बाकी जवाब वगैरह सबके क्वेश्चन जो है वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, इनके कंप्लीट आउट हो जाएंगे। ओवरऑल डायरेक्शन की बात कर लेते हैं फिर मैं वापस रिपीट करूंगा इसको, ठीक है भाई। अब बताना है आपने, ये ओवरऑल डायरेक्शन है, ठीक है सर। मैं कह रही थी कि फ्यूल सेल हाई टेम्परेचर पर ऑपरेट होगा, लाजमी नहीं है तरीका, इसमें कहीं भी वो कंडीशन मेंशन नहीं की गई जिसमें हम कहते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर हो जिसकी वजह से होगा, क्योंकि KOH की बात है तो नॉर्मल टेम्परेचर के भी जो है KOH क्या करता है अपने आप को आयनाइज करता है इनटू K+ आयन OH नेगेटिव आयन,
सर वाटर तो हम रिमूव कर लेते हैं, फिर कैथोड पे वाटर कहां से आया? अभी देखो हमारे पास ये एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस सॉल्यूशन मींस कि सोडियम सॉरी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर डिसॉल्व है। तो सेल तो ओपनली पड़ा होता है, स्पेसिफिकली हाइड्रोजन कैसे अंदर आएगी? देखो हम सप्लाई करते हैं थ्रू गैस प्रेशर, हम इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है जी सना। रिपीट करना है मैंने भी आप लोगों के लिए, जल्दी बताना अपने क्वेश्चन बताएं। देखो रेमीज वही वाली बात आ गई ना, फिर आज बात नहीं कर रहे हैं आप, और कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखा मैंने भी उस पर सेकंड किया। भाई बातें मत करो, जिस वक्त मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कम से कम उस वक्त तो सीरियस हो जाया करो, सिर्फ बातें ना किया करो, सिर्फ जो है क्वेश्चन किया करो। टेस्ट नहीं होना क्या होगा? टेस्ट भी आज, टेस्ट भी आप लोगों का है, वो भी होना है। जल्दी से बताना आप लोगों ने, रिवाइज कर देता हूं आप लोगों के लिए। देखो हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड उस सूरत में होता है जब हमें वाटर को डायरेक्टली डिसोसिएट करना हो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है और वो ऑलरेडी वाटर के अंदर क्या करता है, के प्लस फॉर्म के अंदर, OH नेगेटिव फॉर्म के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है। टेम्परेचर रिक्वायर कहां पर होगा? टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो मोस्टली तौर पे इस सेक्शन के लिए है जिसमें कि हम वाटर को ब्रेक करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, so it can dissociate water into ions, ठीक है, वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। फिर से रिपीट कर लेता हूं, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा, फिर हम आगे चलेंगे। इस वक्त आप लोग कमेंट्स नहीं देख रहा तो आपने मुझसे कमेंट क्वेश्चन नहीं करना, जब मैं आपसे कहूंगा फिर आपने करना है। देखो फ्यूल सेल हमने पढ़ा, ये रिचार्जेबल होता है, हम इस प्रोसेस को रिवर्स बैक कर सकते हैं अगर हम इस वोल्ट मीटर को रिप्लेस करते हैं विद बैटरी यानी सोर्स ऑफ करंट, ठीक है। अब इस जो है सेल की जहां तक बात है, सेकेंडरी सेल भी इसको कहते हैं, कि जो रिचार्जेबल उसको सेकेंडरी सेल भी कहते हैं। और ये एक एग्जांपल भी है गैल्वानिक सेल की, जिसमें कि हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंपल रिएक्शन के थ्रू ही हम इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन होती है विद हाइड्रोक्सिल और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है। तो एक केमिकल रिएक्शन है जो कि करंट को प्रोड्यूस कर रहा है। सो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और किसी भी सेल की बात करते हैं तो उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रोड का तो इस्तेमाल होता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड बने हुए हैं ये पोरस कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है। और पोरस होने की रीजन क्या हमारे पास होती है? मतलब सर जब तक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन खुद से नहीं देंगे सेल चलेगा नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने सप्लाई करना होता है क्योंकि इनका इस्तेमाल है, ठीक है, इनका इस्तेमाल है, ये अपने आप को कंज्यूम करवाते हैं। सर वी कॉल दिस सेल एज फ्यूल सेल, बट कामिल आपके क्वेश्चन ऊपर गुजर गया, मुझे वापस रिपीट करना है आपने, ठीक है। अच्छा मैं दोहरा रहा था आप लोगों के लिए। तो पोरस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, पोरस कार्बन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? ताकि इसमें छोटे छोटे से सुराख होंगे, ठीक है। और छोटे छोटे से सुराख मसान किस लिए हमें होनी चाहिए? भी देखो हम गैसेस को सप्लाई कर रहे हैं, तो गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए जो है कैविटीज का होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो है हम कहते हैं ना छोटे छोटे होल्स का होना जरूरी है, ताकि इन गैसेस की इंटरेक्शन विद इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। इसलिए हम पोरस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ हम ये बात कहते हैं कि भाई इनको हमने कनेक्ट किया होता है विद वोल्ट मीटर, क्योंकि गैल्वानिक सेल है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है उसको जब भी हम करवाते हैं तो उसके लिए हम वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट द वोल्टेजेस कैलकुलेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्या कहते हैं भाई, एनोड के ऊपर हम जो है हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन गैस का सप्लाई करते हैं। रीजन क्या है? रीजन इस सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आप जानते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एक बेस है, जो कि वाटर के अंदर आयनाइज फॉर्म के अंदर के पॉजिटिव OH नेगेटिव फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये हाइड्रोक्सिल आयन जो पीछे से आने वाली हाइड्रोजन गैस है से कंबाइन होगा, ठीक है, और वाटर की फिनिशिंग करेगा, ठीक है। देखो ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पे H+ आयन यानी पॉजिटिव आयन इस पे नहीं है, ठीक है। तो जब इसको आपने कंबाइन करना है तो इस पे इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये लूज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड सरफेस पर आ जाएंगे, दैट इज व्हाई इट कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे आउटर सर्किट के थ्रू टुवर्ड्स कैथोड, और कैथोड पे हमारे पास के भी ऑक्सीजन गैस हम सप्लाई कर रहे हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऑक्सीजन गैस इलेक्ट्रॉन से मिलने के बाद अपने आप को हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और अल्टीमेटली जो है हमारे पास ओवरऑल प्रोसेस है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होने के बाद वाटर की फिनिशिंग जो है वो कर रही है, ठीक है। तो जो इसका बाय प्रोडक्ट है वो इलेक्ट्रिसिटी है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और चूंकि हम इसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो हमारे पास मिलती है, इसको हम जो है अपने रेस्पिरेशन के लिए जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बताएं कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपके ज़हन में रह चुकी है या क्लियर लिखिएगा या क्वेश्चन लिखिएगा, ताकि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। नहीं तो हम चलेंगे टुवर्ड्स टेस्ट, ठीक है, टेस्ट की हम तरफ चलेंगे। और आप आज अभी जो कुछ क्वेश्चन हम कर पाए, ठीक है, डिस्कस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से बताने आप लोगों ने, जल्दी जल्दी बताने आप लोगों ने, जब तक मैं आप लोगों के लिए टेस्ट ऑन कर लूं, मतलब कि अपने पास खोलूं ताकि आप लोगों का आंसर कर सकूं मैं।
नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, देखो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तभी तो हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है आरटीएम सर, टेस्ट अभी शुरू करवा दें ताकि हम डिस्कशन इजी तौर पे कर सकें। बिल्कुल ठीक है, वो भी हमने करना है, अभी टेस्ट भी डिस्कस करना है ना जो आप लोगों का कल एफएलपी हुआ है। क्लियर हो चुका है मानू सर? फ्यूल सेल पोरस फिर रहेगा ना ऊपर सर, फ्यूल सेल से सिर्फ वाटर मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी भी तो मिल रही है भाई। अच्छा, और कामिल आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया, मुझे वापस आपने बताना है ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। कोई कंफ्यूजन रहेगी आप लोगों को? सर आपने नेट रिएक्शन कैसे लिखा, मैं बताता हूँ आपको सर। वाटर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए इस्तेमाल होगा, बिल्कुल सही है। सर एस्ट्रोनॉट स्पेस पर O2 किधर से लाएंगे भाई? देखो उनके जो पीछे केबल्स लगे होते हैं वो किस चीज के होते हैं, उसमें ऑक्सीजन ही तो होती है। रिलीज एनर्जी भी मिलती है, वोल्टेजेस भी मिलते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। वाटर भी मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन भी मिलती है। ठीक है, सही है, क्लियर हो चुका है सर। प्लीज क्वेश्चन सुना सुनिए, बताएंगे सना तो सुनूंगा ना, अभी जल्दी बताओ। फ्यूल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज द आंसर भी, चले मिल गया उनको भी आंसर, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, उसका आंसर मिल गया है, थैंक्स, बिल्कुल ठीक है भाई। नेट जहां तक बात है, क्या कहते हैं, रिएक्शन की बात है, ठीक है। तो इसमें वाटर किस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है ये उसने लिखा हुआ है सर। सिर्फ सेल में हमें सिर्फ कौन सा सोल्यूशन समझ नहीं है इस चीज की। अच्छा भाई, मैं आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ जो आज के दिन का हुआ था, वो आप लोग टेस्ट देंगे, उसके फौरन बाद आप आएंगे तो हम जो है डिस्कस करेंगे कल के एफएलपी को, उसको हमें डिस्कस करना है, बहुत टाइम हो चुका है। तो सॉल्ट बेस्ड यूज होगा इसमें या नहीं होगा? देखो इसमें इस तरह से सॉल्ट ब्रिज के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक ही सेल पर मुश्तमिल है, हमें इसके दो हाफ सेल नहीं बनाए हुए, एक ही सेल पर मुश्तमिल है, इसलिए हम इसको जो है यूज नहीं करते। या मैक्सिमम यहाँ पर होता है कि हम इसके अंदर जो है वो पोरस मेटल यूज करते हैं। जी आप लोगों का मैं टेस्ट जो है वो स्टार्ट करूंगा, और उसके बाद हम जब वापस आएंगे तो हम एफएलपी डिस्कस करेंगे। ले जनाब, आपका टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इस टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। जब तक जो है मैं आप लोगों के लिए टेस्ट निकाल लेता हूँ और आप लोगों का टेस्ट जो है वो हम पे डिस्कस करते हैं। जिन लोगों को टेस्ट डिस्प्ले नहीं हुआ वो पेज रिफ्रेश करेंगे, और पेज रिफ्रेश करने के बाद वीडियो के नीचे स्टार्ट टेस्ट ऑप्शन होगा, वो क्लिक करेंगे तो आप लोगों का टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सर एनएसटी भी तो यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। पॉसिबल ऑप्शंस और भी आप लोगों के लिए उसमें प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें कि अमोनिया गैस है, ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजीन है, मीथेन जो है, ठीक है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल सेल के अंदर। तो ये तमाम चीजें जो हैं आप लोग यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज टाइप ऑफ मटेरियल जो कि अभी आप कर रहे थे। तो ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स रिमेन है, जिसके बाद आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और आप लोगों का रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। नहीं जनाब, आप लोगों के रिजल्ट जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। और बिल्कुल देखो, मैंने आप लोगों का जो आज टेस्ट दिया ना, ये बेसिक तौर पे प्रैक्टिस है आप लोगों की, जो हमने कल पढ़ा, ठीक है, हमने जो कॉन्सेप्ट कल ग्रैब किए थे उसी से रिलेटेड मैंने एमसीक्यूज आप लोगों को आज प्रोवाइड किए थे। अब आपको मुझे बताना है कि एफएलपी में कौन 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 से पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग क्लियर करना चाहते हैं। और एक पॉइंट अभी जो है रेस किया था, आई थिंक मेरे ख्याल से रिमशा ने किया था, वो बिल्कुल वैलिड है। मैंने सवाल से आप लोगों को नहीं बताया कि फ्यूल सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के अलावा हम इसमें अमोनिया, इवन के मीथेन, ठीक है, और हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आप अपनी बुक पे जो है वो मार्क करेंगे, इन सब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे कि एफएलपी में कौन सा जो है क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को प्रॉब्लम दे रहा है, ताकि मैं वो आप लोगों को समझा सकूं और उसके बाद फिर आगे आप लोगों को ले जा सकूं। मुझे क्वेश्चन नंबर बताने आप लोगों ने, अभी बताएं जल्दी से क्वेश्चन नंबर। एमसीक्यू नंबर 10 कह रहे हैं रमीज। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर लेते हैं, एमसीक्यू नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो इसकी स्टेटमेंट हमें समझना होगी। द थर्मोडायनामिक, एमसीक्यू नंबर 2 इसमें कह रही है, चले भी वन बाय वन, ठीक है। अच्छा, सो इंटरनल सॉरी इन थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल इफ, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं कि जब भी हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करते हैं तो देखो टू वे प्रोसेस होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जाता है, रिएक्शन रिवर्स बैक भी होता है। और जब भी आपको रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड ले जाना हो तो आपको सिस्टम और सराउंडिंग की कंडीशंस को सेम करना होगा, ठीक है, सिस्टम और
सराउंडिंग की कंडीशंस को सेम करना होगा, अगर इसमें फर्क आएगा, ठीक है, आप ये बात जानते हैं कि जब भी हम रिएक्शन की बात करते हैं, आपने इवन के पढ़ा हुआ है ना चैप्टर नंबर 1 में, आपने जो है इक्विलिब्रियम पढ़ा था और उसमें आप लोगों ने ये बात डिस्कस यानी आपने पढ़ी थी, ठीक है, कि जब भी हम जो है टेम्परेचर कंडीशन को चेंज करते हैं, प्रेशर कंडीशन को चेंज करते हैं, या वॉल्यूम या जो है इवन के कंसंट्रेशन कंडीशन को चेंज करते हैं, तो कंसंट्रेशन या टेम्परेचर या वॉल्यूम या प्रेशर कंडीशन को चेंज करने से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है और रिएक्शन अपने आप को इस तरीके से वापस मॉडिफाई करता है, जो है सिचुएशन को इस तरीके से मॉडिफाई करता है कि वो वापस से इक्विलिब्रियम को रीगेन कर ले, रीइंस्टोर कर ले। तो अगर जो इक्विलिब्रियम अगर हम रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होगा कि सिस्टम और सराउंडिंग जो है, ठीक है, इनकी कंडीशंस आपस में दूसरे से मैच करती हों, एक दूसरे के साथ जो है मिलती हों, ठीक है, तो हम कहते हैं तभी जो है हमारे पास क्या होगा, रिवर्सिबल टाइप ऑफ फ्रिक्शन होंगे। और इसी के साथ ही एमसीक्यू नंबर 12 है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ऑफ फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो हीट ऑफ फ्रिक्शन की जहां तक बात है, सिस्टम के हीट की बात जहां तक हम करते हैं, तो हीट का देखो एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करते हो, एच से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एंथैल्पी को, और एंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, टोटल हीट या एनर्जी ऑफ द सिस्टम को भी हम एंथैल्पी कहते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं किस चीज की भी, देखो इस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, कांस्टेंट प्रेशर का जो है इसको अवॉइड करके बाकी स्टेटमेंट देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हीट ऑफ द रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो क्या होगा, डेल्टा एच इसको शो करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब भी आप रिएक्शन करवाते हो तो ड्यूरिंग द प्रोसेस सिस्टम के जो एनर्जी है उसमें कोई ना कोई फर्क आता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा एच, ठीक हो गया, इससे हम शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स डज नॉट डील विद रेट ऑफ फ्रिक्शन से बिल्कुल नहीं डील करता है, ठीक है, रेट ऑफ फ्रिक्शन पे ये हम कहते हैं कि रेट ऑफ फ्रिक्शन से मतलब कोई इंफॉर्मेशन जो है जो हमारे पास थर्मोडायनामिक्स है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती। बेसिक तौर पे रेट ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, हमारे पास क्या मतलब होता है इसका, स्पीड ऑफ फ्रिक्शन हम इसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है, और जब भी हम स्पीड ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो स्पीड ऑफ फ्रिक्शन कभी भी आप थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंगली नहीं निकाल सकेंगे। मालूम मैं वापस आऊंगा, 10 से पहले वाले क्वेश्चन बाद में लूंगा, अब 10 के बाद वाले पहले कर लेता हूं कंप्लीट, फिर वहां पर आऊंगा, ठीक है, तो मालूम थोड़ा सा अपने वेट करना है। एमसीक्यू नंबर 15 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, देखो स्टेट फंक्शन का मतलब है कि एक ऐसा फंक्शन, ठीक है, जिसकी हम बात करें तो वो इनिशियल और फाइनल कंडीशन जो है इनके इंडिपेंडेंट हो, उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है आप एक हमारे पास जो है वो मौजूद है, क्या कहते हैं, सिलेंडर मौजूद है, ठीक है, उसमें हमारे पास गैसेस जो है वो मौजूद है, ठीक हो गया। अब गैस जो है, ठीक है, इसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा, इसका क्या है, हमारे पास एक फिक्स वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को आप डिफरेंट वेज में चेंज कर सकते हो, या तो ये कि आप टेम्परेचर प्रोवाइड करके चेंज कर सकते हो वॉल्यूम को, ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हो एक्सटर्नली तौर पे प्रेशर को बढ़ा के आप वॉल्यूम को चेंज कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ गैस को इंक्रीज करके भी आप वॉल्यूम चेंज कर सकते हो। तो 3 डिफरेंट तरह से वॉल्यूम में चेंज प्रोड्यूस हो सकता है, और वॉल्यूम में चेंज जिस तरह से मर्जी प्रोड्यूस करें, ठीक है, इट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिस पाथ को हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक तौर पे हमारे पास वर्क फंक्शन कहलाता है, वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, बिल्कुल ठीक, सॉरी, स्टेट फंक्शन कहलाता है, और वर्क जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है। रीजन क्या है कि वर्क डन की जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है ना, ये नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक सब्सटेंस, सब्सटेंस के रिलेटेड हमारे पास कहते हैं कि सब्सटेंस की स्पेसिफिक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हम खुद से टेम्परेचर देके हम खुद से प्रेशर को अप्लाई करके वर्क डन करते हैं। सो वर्क डन इसलिए जो है हमारे पास स्टेट फंक्शन नहीं होगा। 16 की जहां तक बात है, एंथैल्पी इज एन एक्सप्रेशन फॉर हीट कंटेंट। हीट कंटेंट मतलब क्या होता है, एंथैल्पी, और ये दोनों की दोनों दूसरे को जो है करती है। सर मुझे टेस्ट शो नहीं हो रहे आजकल, तो आपने मुझे बताना है, आज शाम मैंने आप लोगों के तमाम ये कंसर्न सुनने हैं, ठीक है। 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। Which one of the following has the positive value of enthalpy? मैंने नीचे आप लोगों को आंसर में डिफाइन भी कर दिया था कि ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है। देखो एक मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हमारे पास एक सब्सटेंस मौजूद है, अब उस मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो सब्सटेंस है उसमें 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने हुए, जैसे Cl2 की बात कर लेते हैं। Cl2 को आप एटॉमिक फॉर्म ऑफ क्लोरीन में कन्वर्ट करते हो तो क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ना होता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, इसकी जो हम कहते हैं कि हमारे पास एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी, हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। 18वां हमारे पास क्या है, स्टेट फंक्शन व्हिच डिस्क्राइब्स टुगेदर द इंटरनल एनर्जी
एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। मैंने इसके लिए आप लोगों को नीचे इक्वेशन प्रोवाइड कर दी थी। इक्वेशन हमारे पास क्या थी, H इज इक्वल टू E प्लस PV। आपने जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें टॉपिक पढ़ा होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके नीचे इंथैल्पी का टॉपिक पढ़ा होगा और इंथैल्पी के टॉपिक में आपने ये इक्वेशन देखी होगी। ये बेसिक तौर पे इंथैल्पी को डिफाइन करता है। इंथैल्पी इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होती है, इंथैल्पी कहलाती है। अब पूरा ऑटोमाइजेशन ए फॉर ऑलवेज सेम, ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है, which one of the following process is has always negative, so dilution, ठीक है, देखो ना, dissolution of ions inside water। देन रिपीट करूंगा थोड़ा सा लेटर ऑन, ठीक है, रिचा थोड़ा सा वेट करेंगे। 19 में करवा चुका हूं हीरा, ये मैंने आपसे कहा था कि इसकी डेफिनेशन इंथैल्पी का जो टॉपिक है उसमें मौजूद है, और इंथैल्पी का मतलब है सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। 20 की इस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो बल्कि 19 को इस वक्त हम डिस्क्राइब करेंगे, ये 18 था। 19 की जहां तक हमारे पास बात है तो ये मेंशन किया हुआ है डेसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर। इसको थोड़ा सा एग्जांपल जो है एक्सप्लेन करते हैं, एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। आप ये बात जानते हैं, जैसे लेट्स सपोज हम NaCl की बात कर रहे हैं, NaCl इन एक्वस फॉर्म ये हमेशा Na पॉजिटिव फॉर्म के अंदर और Cl नेगेटिव फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब जब हम इसको वाटर में डालेंगे, हम जानते हैं कि वाटर जो है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होती है, बॉन्ड पोलैरिटी होती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज हमारे पास होता है। ओवरऑल सोडियम के भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज सोडियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। इस तरीके से चारों तरफ से नेगेटिव एंड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल सोडियम आयन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। और जब भी अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप होती हैं, आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बढ़ती है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी विल ऑलवेज है वो ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। इसलिए हम कहते हैं कि आयंस जो हैं, आयनिक कंपाउंड आयन रिवर्सिबल है, आयन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएशन क्रिएट करेगा, अट्रैक्शन फोर्सेस डेवलप करेगा, तो इसकी वजह से सम एनर्जी यानी कुछ एनर्जी जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी। दैट इज व्हाई इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। इसका आंसर मैं बता चुका हूं ना शरीका आपको। 19 का आंसर क्या लिखा हुआ है, कंबाइन क्यों नहीं होता, समझ नहीं आ रही किस चीज की आप बात कर रही है शरीका, वापस आपने बताना है। डेसोल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप सर। एमसीक्यू नंबर 5 वो मैं आऊंगा वहां पे आऊंगा मैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं 10 टू ऑनवर्ड, फिर वापस भी आएंगे। सर कंबस्शन आल्सो नेगेटिव गिव्स नेगेटिव वैल्यू, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कंबस्शन का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और कंबस्शन में एनर्जी निकलती है सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होती है, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर आप कह रहे हैं कि कंबस्शन ये इसमें लिखा हुआ है सर डाइसोल्यूशन ऑफ, ओहो एक मिनट जरा शान, मैं अपने क्वेश्चन पढ़ लूं मैं आपका, फिर बताता हूं मैं आपको। एक मिनट जरा मैं आपका पढ़ लूं भाई कमेंट। डेसोल्यूशन ऑफ आयंस इन आयंस इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। सर मैं आपको बताऊं जरफशान, अगर हम आयनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं और आयनिक कंपाउंड्स में हम आयंस की डेसोल्यूशन इनसाइड वाटर की बात करते हैं, डेसोल्यूशन इनसाइड वाटर का मतलब ये हुआ कि ये वो टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड है जिसकी वाटर में डेसोल्यूशन है। देखो मैंने आपको बताया था आयनिक कंपाउंड में सॉल्ट जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे या पार्शियली सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। जैसे हम लेड क्लोराइड की बात करते हैं, इट इज वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्योंकि वाटर जो है उसके पास इनफ एनर्जी नहीं है कि वो लेड और क्लोरीन के क्लोराइड आयन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को ब्रेक कर सके या इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखी ना ऑप्शन के अंदर, वो लिखी डेसोल्यूशन। डेसोल्यूशन मतलब ये है कि आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होगा इनसाइड वाटर, और जब वो डिसॉल्व होगा तो आयनिक कंपाउंड वाटर के मॉलिक्यूल में जो नेगेटिव एंड के साथ अट्रैक्शन की फोर्सेस को डेवलप करेगा, और जब भी अट्रैक्शन की फोर्सेस आएंगी तो समहाउ हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि कंबशन का जो प्रोसेस है इट्स आल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसकी एंथैल्पी जो है वो नेगेटिव होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और जो डेसोल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड जो है ये भी हमारे पास नेगेटिव होगा। बाकी दो जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये एंडोथर्मिक होते हैं। तो यहाँ पर समहाउ ये बिल्कुल आपने पॉइंट एक अच्छा रेज किया है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन वाकई रहती है। बिल्कुल सही है भाई, मुझे अच्छा है आप लोगों ने ये करवा दिया, ठीक है। मार्क इसको हम करेक्ट कर लेंगे। इस पे वाकई कंफ्यूजन आप लोगों को हुई होगी। ये दोनों के दोनों ऑप्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक को ही शो करते हैं। आप समझ आ गई आप लोगों को, इट बोथ, ठीक है। शो आई विल सेंड स्क्रीनशॉट भाई, ये दोनों के दोनों जो हैं
ये एक्सोथर्मिक को ही शो करेंगे, नेगेटिव होती है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये हमें क्लियर करना चाहिए, इसको ठीक करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, क्लियर कर दिया मैंने आप लोगों को। 19 में फर्दर कोई डिस्कशन करनी है आप लोगों ने? फर्दर कोई डिस्कशन करनी है आप लोगों ने इसमें? हाँ भी शरीका, आप लोगों की बिल्कुल गलती नहीं है इसमें। इसमें जो है हमने दो ऑप्शन ऐसे प्रोवाइड कर दिए हैं जो कि नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। इसको कंफ्यूज मैंने आपको खुद कर दिया, इसको ठीक करना पड़ेगा। चेक पॉइंट क्लियर सर, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चल सकते हैं आप लोग, एमसीक्यू 5 पे आएंगे। फिर आगे चलने 19 की बात करेंगे। 19 है व्हिच इक्वेशन शोज द लेटेस्ट एनर्जी, यानी तो बहुत सिंपल है ना, आयंस कंबाइन होते हैं, इसके थ्रू हमारे पास आयनिक सॉलिड बनता है। ये तो बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन आप लोगों का है इसके बाद? क्वेश्चन कोई और है तो बता दें। 20 कह रही है, 20 तो क्लियर है ना, सिंपल भाई, एक ही तो हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें Na प्लस आयन Cl नेगेटिव आयन को मिलाते हो, उसके थ्रू NaCl बन जाता है। ठीक है, सिंपल था ना हमारे पास। ठीक है, लास्ट बी ऑप्शन इसकी ठीक थी। ठीक है, अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है जी, एंथैल्पीज इज ऑलवेज नेगेटिव, तो वो भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। कंबशन की एंथैल्पी जो है हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इक्वेशन शोज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो आप जानते हैं कि कंबशन की जहां तक बात है, हम जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रिपेयर करता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए ठीक होगा, जिसमें कि आप मीथेन को बर्न कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके थ्रू आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो प्रिपेयर करोगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसको आप क्या करते हो, प्रिपेयर करते हो। ठीक है, अब बाकी जो हमारे पास क्वेश्चंस है ना, ठीक है, इसके जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको भी देखिएगा, बाकी ऑप्शंस को भी आपने देखना है। उसमें प्रॉब्लम पता क्या आ रही है, उसमें प्रॉब्लम जो आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है, वो देखना आपने। मैं बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये भी कंफ्यूज करेगा आप लोगों को। देखो, जो हम सब्सक्रिप्ट नीचे राइट करते हैं ना भाई, जी राइट करते हैं फॉर गैस, ठीक है जी, एस राइट करते हैं फॉर सॉलिड, ये बड़ा मैटर करता है। मैं एक ऑप्शन आप लोगों के लिए एलिब्रेट करूंगा, फिर उसके बाद आपने मुझे बताना है कि क्या ये ठीक है। 23 स्टेट गलत थी भाई, नहीं, देखो मैं बताता हूं आपको। 23 के जो ऑप्शन है ना, उनको आपने जो है देखना है कि उनमें क्या प्रोवाइड किया हुआ है। देखो, मैं जैसे सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, सेकंड पॉइंट गलत किस लिए है, मैं आपको जरा रिपीट करूंगा, ये समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है भाई, मीथेन है, ठीक है, ये लिखा हुआ है इसने गैस फॉर्म के अंदर। अच्छा भाई, सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, इट्स सॉलिड, एस लिखा हुआ है सॉलिड फॉर्म के अंदर। ठीक है भाई, इस तरीके से ऑक्सीजन है, वो हमारे पास गैसियस फॉर्म के अंदर है। ठीक हो गया, आप इनको बर्न करते हो और इनके थ्रू प्रिपेयर करते हो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे ग्राम, सॉरी, गैसियस फॉर्म के अंदर, और वाटर हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम क्यों जो है राइट ऑप्शन कंसीडर नहीं कर सकते, वो ये इट्स, ठीक है भाई, ये हमारे पास है। ठीक है, इसको हम बात करते हैं सर, वो स्पॉन्टेनियस एंडोथर्मिक वाला एक्सप्लेन कर दें, कौन सा भी हमरा आपने ना क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है ताकि मैं बता सकूं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इसको मैं सेकंड ऑप्शन को यानी बी ऑप्शन को क्यों राइट ऑप्शन कंसीडर नहीं कर सकता, इट्स बिकॉज मीथेन सॉलिड नहीं होता। इट इज बड़ा आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, मीथेन सॉलिड नहीं होता। इसमें जो ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड किए गए थे, उसमें नीचे सब्सक्रिप्ट लिखा हुआ था, हर एक का लिखा हुआ था, वही इंडिकेट कर रहा था कि रिएक्शन ठीक भी है या नहीं है। ठीक है, इसलिए मोर अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना था, और मोर अप्रोप्रिएट बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के साथ साथ जो हमारे पास पॉसिबल ऑप्शन बनता है वो भी आपने देखना है। सर 22H2O लिक्विड फॉर्म में बनते हैं। अच्छा भी यहाँ देख लें हमारों का, लिक्विड फॉर्म में बनेंगे, इधर लिक्विड फॉर्म वाला कोई ही नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं, कंबशन का मतलब क्या होता है कि बर्निंग, और बर्निंग में क्या होता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर में क्या होगा, वाटर बनेगा तो क्या वेपरेट नहीं करेगा, क्योंकि आप नॉर्मल टेम्परेचर भी देख रहे होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर जो है, ठीक है, उस पर भी हम कहते हैं वाटर एवेपोरेट करता है, तो हम तो हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तब तो उसने वैसे ही गैसियस फॉर्म में बनना है। ठीक हो गया भाई, कंफ्यूजन है आप लोगों को? 23 समझा नहीं, समझ नहीं आया, वही तो समझा रहा हूँ ऐसे का, कि देखो ये ऑप्शन ठीक नहीं था। रीजन क्या थी, ठीक है, कि इट शुड बी इन गैसियस, आर शुड बी इन गैसियस। ठीक है, ये शुड जो है क्या होना चाहिए, गैसियस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, इसीलिए हम इसको राइट ऑप्शन कंसीडर नहीं कर रहे होते। तो बताइए आप लोगों को, मुझे बताना है आप लोगों ने, ये 23 थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इसको क्लियर करना है आप लोगों ने, ताकि मैं आप लोगों को फर्दर आगे ले जा सकूं जी। हाँ भी बताओ, ये बताओ, सारा दम करने वाले बात करने लगी हो, बताओ ये ठीक है? हाँ मैं आता हूँ, 28 पे भी आता हूँ, मुझे बताएं, इससे क्लियर हो चुका है आप लोगों को सर बुक में
फिर लिक्विड क्यों लिखा हुआ है सर बुक में? देखो मैं आपको बताता हूँ बुक में कैसे, कौन सी बुक में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ मुझे बता दें। टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही है, कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आप खुद अंडरस्टैंड करें टेम्परेचर बनता है तभी तो वो ट्रांसफर होता है सराउंडिंग। जब वो टेम्परेचर बनेगा तो वाटर वेपर्स क्रिएट नहीं होंगे। जब देखो मेरी बात सुनो, आप घर में मीथेन गैस बर्न करते हो, नेचुरल गैस बर्न करते हो हीटर चला के, तो कभी आपने देखा पानी इकट्ठा हो गया हो हीटर के इर्द गिर्द? पानी इकट्ठा होता देखा है? नहीं देखा ना भाई, कहाँ है? नहीं होता ना, ठीक है। अच्छा अच्छा भाई, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? मान लो कोई और बात डिस्कस करनी है आपने इस पॉइंट में? अच्छा 24 है विच एंथैल्पी ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्लास कैलरीमीटर, तो मैंने आपको रीजन प्रोवाइड कर दी थी भाई। और बिल्कुल ठीक है जो मुझे भेज देना, रीजन प्रोवाइड इसकी की हुई है और वो ये की हुई है कि ग्लास कैलरीमीटर जो है, ठीक है, इससे कंबशन नहीं होता, इससे हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन हम किससे फाइंड आउट करते हैं? वो हम बोम कैलरीमीटर से फाइंड आउट करते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो चुका है आप लोगों को? अच्छा भी क्लियर है। तंजीहा कह रही है 28, चले भी भागते हैं वहीं चलते हैं। अच्छा 26 वाला किसी ने कहा था, 26 और 25 बहुत क्लियर है, ये तो बहुत आसान भी है डायरेक्ट भी है। अच्छा 27 भी डायरेक्ट है, ठीक है। 28 की बात कर लेते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंफिनिटी, इसका आंसर है फॉर योर एक्स्ट्रा काइंड इंफॉर्मेशन गाइस। अच्छा जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा देखो देखो ये जो हमारे पास टर्म है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? हीट कैपेसिटी का मतलब होता है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है, बाय 1 केल्विन इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। हम कहते हैं कि वो कैपेसिटी किसी सब्सटेंस की जिसकी बेस पर वो टेम्परेचर को यानी कि हीट को एब्जॉर्ब करेगा अपना टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए, इसको हम इस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब देखो क्या हुआ। अच्छा सो अगर आप इस जो है स्टेटमेंट की जरा इस स्टेटमेंट को जरा गौर से सुने, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद आइस। इसका मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है कि आइस यानी हम कह सकते हैं समहाउ कि वाटर H2O लिक्विड फॉर्म के अंदर भी है और ये हमारे पास वाटर जो है वो सॉलिड यानी आइस फॉर्म के अंदर भी मौजूद है और ये इक्विलिब्रियम जो है हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन के तहत हम कहते हैं कि ऐसा होता है। ठीक है, अब देखो जरा मेरी बात सुनो, अगर हमारे पास जो है कंडीशन कुछ इस तरह की है जिसमें कि वाटर इन लिक्विड फॉर्म भी है, वाटर इन आइस फॉर्म भी है, ठीक है, तो अब आप क्या करते हो भी इस तरह के सिस्टम को जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, ठीक है, तो इसकी जो हीट कैपेसिटी है हम कहते हैं ना भाई somehow जो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करने की सलाहियत है ये इंफिनिटी लेवल तक इंक्रीज कर जाती है। क्यों? क्योंकि देखो ना जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो सॉलिड जो आइस थी वो मेल्ट हो जाएगी इनटू लिक्विड। क्योंकि ये प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल वापस जो है वो क्या करेंगे अपने आप को आइस में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, फिर कुछ मॉलिक्यूल सॉलिड से लिक्विड में आए, फिर वापस से जो है टेम्परेचर इन्होंने रिलीज किया, वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। आप समझ आइए आप लोगों को ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम की जो स्टेटमेंट ऊपर मेंशन की ना, स्टेटमेंट में वर्ड इक्विलिब्रियम मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ये लिक्विड वापस सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा इक्विलिब्रियम वापस रीगेन करने के लिए और इक्विलिब्रियम रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, अब मुझे बताएं इंफिनिटी की समझ आ गई आप लोगों को? कंबशन की एग्जांपल अफशान कह रही हैं कि वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको बताऊं अफशान कि लॉजिकली भी तौर पे अगर आप देखें तो उसमें हमारे पास जो वाटर बनेगा वो इन वेपर्स फॉर्म बनेगा। मैं आपको कॉमन सी एग्जांपल दिए हुए, मीथेन को अगर आप बर्न करते हो ना, ठीक है, मीथेन को अगर आप करते हो बर्न करते हो तो इवन आप लोग घरों में करते हो, ठीक है, तो उससे कहीं भी आपको वाटर नहीं मिलता, वाटर के वेपर समहाउ जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये फिर से समझा दें इक्विलिब्रियम वाला। अच्छा देखो मैं आपको बता रहा था कि ये प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जितने वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने आप को सॉलिड आइस में कन्वर्ट करते हैं, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड जो आइस फॉर्म में मॉलिक्यूल्स थे वो डिकम्पोज होकर वाटर में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि प्रोसेस जो है वो एट इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम ही रहेगा, तो जितने सॉलिड पार्टिकल्स वापस अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे उतने ही पार्टिकल्स दोबारा से अपने आप को
क्या करेंगे, सॉलिडिफाई कर देंगे, आइस में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी हीट कैपेसिटी इसीलिए हम कहते हैं कि इंफिनिटी होती है। जितना मर्जी आप टेम्परेचर प्रोवाइड करें, क्योंकि इक्विलिब्रियम सिस्टम ने रखना है अपने पास, ठीक है। सो हम कहते हैं कि ये मोर एंड मोर एनर्जी हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और 29 आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। 30 है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज टू चेंज इंटरनल एनर्जी पे। जब भी आप जो है सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, हीट प्रोवाइड करते हो, हीट चाहे प्रोवाइड करो, चाहे हीट जो है वो सिस्टम के सराउंडिंग में ट्रांसफर हो, दोनों सूत्रों में जो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो चेंज होती है। बताएं भी कोई कंफ्यूजन यहां तक? भाई 10 से पहले वाले एमसीक्यूज को भी हम तो डिस्कस नहीं कर सके। सराज टेस्ट का टाइम क्या होगा? टेस्ट का टाइम क्या होगा भाई? 6 बजे ही है, 6 बजे ही है, ठीक है। तो सोडियम मेटल है तो एमसीक्यू 20 में रिएक्शन में गैसियस क्यों लिखा हुआ है? भाई वो देखो ना, जब हम सोडियम आयन की बात करते हैं, देखो आपने शायद लेटेस्ट एनर्जी को पढ़ा हो। लेटेस्ट एनर्जी का मतलब होता है व्हेन गैसियस आयंस आर कंबाइंड टुगेदर टू मेक अ सॉलिड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। इसको हम कहते हैं लेटेस्ट एनर्जी। तो आयनिक फॉर्म के अंदर और गैसियस फॉर्म के अंदर हम कहते हैं कि वो उससे रिएक्ट करेंगे। तो जी मेरे क्वेश्चन सॉल्व करवाएं बगैर नहीं ब्रेक, ठीक है। बताएं भी कौन सा क्वेश्चन आप पे रह गए? हमें एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, वो आई थिंक मेरे ख्याल से 19 था। बाकी सारे क्वेश्चन फिर आप लोगों को क्लियर किए हैं। अभी उसमें भी मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा रात में, क्योंकि हमने वहां पर बात कर दी है। क्वेश्चन नंबर 1 था, इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज। तो जब आप इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज करते हो, चेंज इन स्टेट ऑफ द सिस्टम में अगर जाहिर है टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में वो कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज करेगा, केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है भाई। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, ये सना कह रही है। तो 3 हमारे पास है, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लेटेस्ट एनर्जी, ठीक है, द आयनिक कंपाउंड व्हिच इज करेक्ट रिलेशनशिप। यार ये तो बड़ा सिंपल सा है। जब हमने लेटेस्ट एनर्जी की बात की थी, तो लेटेस्ट एनर्जी का जो हमने के लिए जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अप्लाई किया था वो यही था ना। फर्स्ट इसकी ऑप्शन है लेटेस्ट एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस एंथैल्पी ऑफ एक्स, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 4 है इज स्पॉन्टेनियस एज वेल एज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर कंडीशंस पर होता है। और एंडोथर्मिक प्रोसेस क्यों है भाई? इसलिए है कि हम कुछ ना कुछ इसको टेम्परेचर रिक्वायर होता है अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस फॉर्म। जी शरीका क्वेश्चन बताएं। एमसीक्यू नंबर 4 एक्सप्लेन कर दिया, इवेपोरेशन। सना और शरीका जल्दी से क्वेश्चन करें, तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 मैंने एक्सप्लेन किया ना आपको कि भाई जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो स्टेट ऑफ एनर्जी भी, स्टेट ऑफ यानी आप कहते हैं ना फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकती है। और इसके साथ साथ हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है। और क्या बताया था मैंने आपको? सर आप कुछ ऑनलाइन होंगे, कब ऑनलाइन होंगे? मैं रात को होगा 9 बजे तक। चलिए हम इस तरह करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। आप बात बताया ना मैंने आपको कि केमिकल रिएक्शन भी हो सकता है, टेम्परेचर भी रेज होगा अगर हम हीट प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज करते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम क्या करते हैं भाई, चेंज इन स्टेट भी जो है वो होती है। अब आपसे कल जो है मुलाकात होगी, रात को हम बात करेंगे मैसेंजर पे। जो क्वेश्चंस आपके भी क्लियर नहीं हुए वो आप मुझसे वहां पूछ सकते हैं, सिवाय 19 के। वो उसके लिए मैं आपसे खुद एक्सक्यूज करता हूँ कि मैंने 2 ऑप्शंस ऐसे प्रोवाइड कर दी जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हुए। बाकी तमाम काम जो है वो ठीक था। उसमें हमने डिस्कशन ये वाली की थी, ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि प्रॉब्लम काज कर रहा था आप लोगों के लिए कि भाई हमारे पास लिक्विड फॉर्म होना चाहिए, और मैं आपको रीजन प्रोवाइड की। अभी हम फर्दर अफशान भी महानूर भी, ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं, ठीक है, ये सब के सब हम डिस्कशन करेंगे। अभी एक्सटेंसिव डिस्कशन रात को भी होनी है, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफिज।